ये कहानी फिलीपींस के हवाई अड्डे से शुरू होती है, जहां मोस्ट वांटेड, सबसे खतरनाक अपराधियों को फिलीपींस से दक्षिण कोरिया वापस ले जाया जा रहा है। जैसे ही ये कैदी हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले होते हैं कि अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता हुआ आगे आता है और एक कैदी तक पहुंचने की कोशिश करता है। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, वो आदमी अपने बैग में छिपे एक बम का रिमोट दबा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि कई पुलिस अधिकारी और 30 से अधिक यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन अपराधियों में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आती। इस भयानक घटना के 5 साल बाद एक बार फिर उन्हीं अपराधियों को दक्षिण कोरिया लाने की तैयारी शुरू होती है। इस बार पिछली गलती से बचने के लिए यह फैसला लिया जाता है कि हवाई जहाज से नहीं बल्कि एक कार्गो शिप, मालवाहक जहाज के जरिए भेजा जाएगा। ये अपराधी इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बंदरगाह तक लाने के लिए एक विशेष कमांडो टीम तैनात की जाती है और पूरे इलाके को आम लोगों से खाली करा लिया जाता है। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी 5 साल पुरानी घटना को दोहरा सकती है। चेकिंग के दौरान के अधिकारी ली सियोक एक टैटू वाले अपराधी को बुरी तरह पीटता है। असल में दोनों के बीच पहले से ही एक पुरानी दुश्मनी चल रही है और जब भी स्ली को गुस्सा आता है, वो अपना सारा गुस्सा इसी कैदी पर निकालता है। ये कैदी पार्क जोंग है, जो कोई मामूली अपराधी नहीं है। उसने पहले ही कई लोगों की जान ली है और एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था, जिसकी सजा उसे अब कोरिया में मिलने वाली है। उसी समय आप एक और कैदी को देखते हैं जो बेहद शांत और मासूम दिखता है, लेकिन वे कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे खतरनाक इंसान में, लेकिन अब तक किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी है। उसी पल एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ बंदरगाह पर पहुँचता है, जो हमारे साथ कोरिया भी जा रही है। दूसरी तरफ वोंग, जो इस पूरे मिशन का प्रमुख है, कंट्रोल रूम में पहुंचता है और उसके आते ही उसके आदमी वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को हटाकर सिस्टम पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। उसी समय हम सभी कैदियों को जहाज पर चढ़ाया जाता है। अधिकारी ली सफी को सख्त चेतावनी देते हुए कहता है कि अब हम समुद्र के बीच में हैं। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर कोई पकड़ा गया तो सीधे गोली मारने का आदेश है। एक तरफ सभी अधिकारी अपनी अपनी जगहों की जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ वही डॉक्टर चुपके से अपने बैग में कुछ इंजेक्शन भरता है और बिना किसी को बताए धीरे धीरे तहखाने बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसका सामना कुछ पुलिस अधिकारियों से होता है, लेकिन किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। डॉक्टर एक गुप्त नक्शे की मदद से जहाज के उस हिस्से में पहुँचता है, जिसके बारे में जहाज के कर्मचारियों को भी कोई जानकारी नहीं है। अंदर कुछ गुंडे एक शरीर की रखवाली कर रहे हैं, जिसका नाम असस अल्फा है। उसकी आंखें सिली हुई हैं और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। इससे यह साफ समझ आता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा है। जैसे ही डॉक्टर उसका मुंह खोलता है, अंदर कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत घिन आती है। तभी एक गुंडा डॉक्टर से कहता है, ज्यादा मत बोलो, अपना काम करो और निकलो। डॉक्टर चुपचाप उसे बेहोशी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। जाते समय गुंडा उसे याद दिलाता है कि ये इंजेक्शन हर 6 घंटे में देना जरूरी है, वरना अल्फा जिंदा हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इस जहाज पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा है। ज्यादातर कैदी खाने पर झपट पड़ते हैं, लेकिन पार्क जोंग पूरी तरह शांत बैठा है, जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो। उसके मुंह के अंदर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा छिपा है। जब पुलिस अधिकारी कुछ पलों के लिए वहां से हटते हैं, पार्क मौका देखकर उस टुकड़े से धीरे धीरे अपनी हथकड़ी खोलने लगता है। पास बैठा एक और कैदी यह सब देखता है, जिससे उसके अंदर भी उम्मीद जगती है कि शायद वे यहाँ से भाग सकते हैं। इस बीच रसोई में काम करने वाले कुछ लोग चुपके से कैदियों के ताले तोड़ देते हैं और हथियारों वाले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वे हथियार उठाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक बैग पाइप से टकरा जाता है। तेज आवाज सुनकर पुलिस सतर्क हो जाती है। पकड़े जाने के डर से अपराधी अचानक हमला कर देते हैं और पुलिस अधिकारियों को बेरहमी से मार डालते हैं। सबूत मिटाने के लिए शवों को फ्रीजर में छिपाकर सीधे कॉकपिट में पहुंचते हैं और वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को मार डालते हैं। अब केवल 2 लोग बचे हैं जो इस जहाज को चला सकते हैं। वे टेलीफोन और मेन लाइन काट देते हैं, जिससे कोरिया से जहाज का संपर्क और लोकेशन पूरी तरह टूट जाता है। जहाज के अंदर अधिकारी डीएन ने देखा कि उसके वॉकी टॉकी पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने कई बार अपनी टीम से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह खुद यह पता लगाने के लिए ऊपर जाने लगी कि वास्तव में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पार्क के साथ मौजूद एक कैदी अपनी हथकड़ी खोलने में लगा था, लेकिन इस दौरान उसका हाथ गलती से एक पाइप से टकरा गया, जिससे आवाज हुई। आवाज सुनकर एक पुलिस अधिकारी वहाँ आया। जब उसने देखा कि एक कैदी ने ताला तोड़ दिया है तो वह
तुरंत एक्शन में आ गया, लेकिन उसी पल पार्क ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका सिर कुचलकर उसकी जान ले ली। पार्क के साथी भी अधिकारियों को मारते हुए सेल तक पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने इतना खून खराबा किया कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। पार्क अपने लोगों को सबको मारने का आदेश देता है। इसके बाद उसने उस अधिकारी के दिल में चाकू घोंप दिया और उसे दर्द से तड़पते हुए मरते देखा, लेकिन वह वहीं नहीं रुका। फिर उसने अपनी पैंट उतारी और अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए उस लाश पर पेशाब कर दिया। इस बीच अधिकारी डीएन ली की तलाश में डेक पर आती है। जैसे ही वह डॉक्टर को ऊपर आते देखती है कि वह तुरंत उससे पूछती है कि वह नीचे क्या करने गया था। डॉक्टर थोड़ा घबरा जाता है और अपने दिमाग में जवाब सोचने लगता है, लेकिन तभी अधिकारी ली वहां आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बच जाता है। उसी समय के एक अधिकारी देखता है कि सैटेलाइट टावर से एक आदमी नीचे आ रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तेजी से केबिन की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ पार्क के साथी सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ पार्क का हुक्म चल रहा है। एक कैदी पुलिस वाली लड़कियों के साथ मजे करने की बात कहता है तो पार्क पल भर की भी देरी किए बिना उसे गोली मार देता है और ठंडी आवाज में कहता है, वे सब मेरी हैं। कुछ समय बाद वे मुझे भी आजाद कर देते हैं। पार्क मुझे पिछले 10 सालों से जानता है। वह कहता है 10 साल बीत गए लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद पार्क दूसरों को ससमाता है, इसके चेहरे पर मत जाना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ, इसके किए गए कामों के बारे में सुनकर तुम सब डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब कर दोगे। मैं कोरिया जाना चाहता था, लेकिन पार्क साफ कह देता है अब यह जहाज कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं रहेंगे। इन सब से अनजान जब सियोक अपने इसके साथियों के साथ कॉकपिट में पहुंचता है तो वह देखता है कि पूरे क्रू की लाशें वहां पड़ी हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कॉकपिट में छिपे लोग अचानक उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इस हमले में कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन सियोक, डीएन और कुछ अन्य अधिकारी किसी तरह बच निकलते हैं। तभी एक हमलावर एक क्रू मेंबर के सिर पर बंदूक रखकर ब्लैकमेल करने लगता है। उसकी चाल कामयाब होने ही वाली थी कि डीएन बहुत चतुराई से उसके हाथ से हथियार गिरा देती है और मौका मिलते ही सियोक उसे गोली मार देता है। पायलट बहुत डरा हुआ है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा है जिससे वे कोरिया बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और नर्स से पूछता है, क्या तुमने भी बाहर से गोलियों की आवाज सुनी? लेकिन उस समय नर्स नशे में है और सोचती है कि डॉक्टर मजाक कर रहा है। वह कहती है, मैं जाकर चेक करती हूँ, लेकिन तभी डॉक्टर तुरंत उसे रोक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। एक तरफ पुलिस को लगता है कि अपराधी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ अपराधियों को लगता है कि पुलिस उनकी जान की दुश्मन है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि असली खतरा नीचे उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि समय पर बेहोशी की दवा न मिलने के कारण अल्फा जाग जाता है। इस दौरान पार्क अपने लोगों के साथ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है और रास्ते में काम कर रहे हर इंसान को बिना रुके मार देता है। जैसे ही वे इंजन रूम में घुसते हैं वे बचे हुए लोगों को भी खत्म कर देते हैं और सैटेलाइट फोन भी तोड़ देते हैं। अब इस जहाज के लिए किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी चीफ इंजीनियर डरते हुए कहता है, मेरे बिना ये जहाज नहीं चल सकता। यह सुनकर सभी कैदी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका इरादा कभी जहाज चलाने का था ही नहीं। उसका मजाक उड़ाते हुए वे कहते हैं, मरने से पहले तुम्हारे साथी भी यही कह रहे थे। पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मैं उसे रोकता हूँ और कहता हूँ कि अब बहुत हो गया। हम दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी कि सियोक अपनी बची हुई टीम के साथ हमें चारों तरफ से घेर लेता है। इंजीनियर घबराहट में कहता है कि यहाँ गोलियां मत चलाना, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पार्क अपने हाथों से सियोक को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन निहत्थे होने के बावजूद कि सियोक की आंखों में जरा भी डर नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोनों गुटों के बीच एक बेहद खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी का गला काट रहा है तो कोई किसी का सिर फोड़ रहा है। इस अफरातफरी में एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा अचानक आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अल्फा उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उसके शरीर के हिस्से टूटकर कुचल जाते हैं। यह देखकर कि हर कोई अपनी आपसी लड़ाई भूल जाता है और बस उस राक्षस को घूरता रहता है। अल्फा एक एक करके सबको देखता है जैसे वो उन्हें स्कैन कर रहा हो और फिर एक चाकू उठाकर लोगों को जैसे कसाई जानवरों को काटता है। ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ कत्लेआम के लिए बनाया गया था। उसे बस यह नहीं बताया गया था कि वो एक
एक तरीके से किसे जिंदा छोड़ना है। वो एक आदमी का सिर पकड़ता है और अपनी उंगलियां उसके अंदर इतनी जोर से घुसाता है कि सिर कुचल जाता है। लेकिन मुझे अल्फा से जरा भी डर नहीं है। जब सियोक उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो अल्फा उसे भी बेरहमी से मार डालता है। पार्क उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन अल्फा को एक खरोंच तक नहीं आती। उल्टा उसके घाव बहुत तेजी से भर रहे थे, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो रहा था। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अल्फा ने पार्क का पीछा करना नहीं छोड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन पागल पार्क को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अल्फा को हराना उसके बस की बात नहीं है। अल्फा भारी हथौड़े से उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और फिर उसी हथौड़े से बार बार वार करके उसका सिर पूरी तरह कुचल देता है। इससे पहले कि सियोक कुछ समझ पाता, अल्फा उसे पकड़ लेता है और उसकी जान लगभग जाने ही वाली थी। तभी मैं बीच में कूद पड़ता हूँ और किसी तरह उसकी जान बचा लेता हूँ। डीएन उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन अल्फा का शरीर इतनी तेजी से हिल रहा है और खुद को ठीक कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका शरीर इतना भारी और ताकतवर है कि एक आम इंसान उसे हिला भी नहीं सकता। हम सब किसी तरह हैं, यहाँ जान बचाने के लिए भागते हैं। मैं लोहे का एक मोटा दरवाजा बंद करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और लगता है कि वह दरवाजा तोड़ देगा। हाँ, तभी मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाता हूँ और उसे जोर से लात मारता हूँ और उसी पल दरवाजा बंद हो जाता है। इस बीच वोंग सैटेलाइट की मदद से समुद्र के बीच में उस जहाज को ट्रैक कर लेता है। जैसे ही वह तस्वीरें देखता है, वह समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है और कैदियों ने निश्चित रूप से जहाज पर कब्जा कर लिया है। वह एक आदमी की कॉल को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अंततः उसे फोन उठाना ही पड़ता है। कॉल पर उसका बॉस गुस्से में उसे उस जहाज पर जाने और अल्फा को यहाँ लाने के लिए कहता है। वोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन यह सुनकर उसका बॉस और भी गुस्सा हो जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि बॉस की छाती पर एक टैटू है और बिल्कुल वैसा ही टैटू अल्फा के शरीर पर भी है। इससे यह साफ हो जाता है कि अल्फा अकेला ऐसा नहीं है जिसके पास सुपर पावर है। जैसे ही कॉल खत्म होती है, वोंग गुस्से में एक बिजली के खंभे पर जोर से मुक्का मारता है और उसी पल हमें समझ आ जाता है कि वोंग खुद भी एक सुपर ह्यूमन है। दूसरी तरफ जहाज के अंदर कैप्टन सबको पीछे छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्क्यू बोट को नीचे उतारना शुरू करता है कि अल्फा वहां पहुंच जाता है। अल्फा कैप्टन और उसके साथी को बेरहमी से मार डालता है और फिर रेस्क्यू बोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि कोई जहाज से भाग न सके। पास ही में नर्स अपने केबिन के बाहर जोर जोर से पीटने की आवाजें सुनती है। वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर रोकने के बावजूद वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो बाहर झांकती है, अल्फा उसे गर्दन से पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसके गले की नसें फट जाती हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर डॉक्टर की आंखें सदमे से फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि अगर वो एक पल के लिए भी वहां रुका तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसी डर से वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागता है और अंततः अधिकारी सियोक से टकरा जाता है, जो जहाज के अंदर घूमते हुए उसी की तलाश कर रहा है। सियोक डॉक्टर से पूछता है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? और जवाब में डॉक्टर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वह बताता है कि प्रोजेक्ट अल्फा एओन जेनेटिक्स नाम की कंपनी द्वारा चलाया गया एक अवैध प्रयोग था। शुरुआत में इस कंपनी ने एक ऐसी गोली बनाने का दावा किया था जो इंसानों को 10 साल तक जवान रख सकती थी, लेकिन इस आड़ में वे सुपर ह्यूमन हथियार बना रहे थे। उन्हें बहुत चोटें आई थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वह अपनी फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, बेसमेंट में ही भूल आया है। यह सुनकर सियोक कहता है, तुम लोग नीचे जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि कोई और जिंदा बचा है या नहीं। उसी समय हम देखते हैं कि कुछ महिला कैदी चतुराई से उस अधिकारी को बंधक बना लेती हैं जो उन पर नजर रख रही थी। बाहर दो और कैदी पहरा दे रहे हैं जब अचानक उन्हें किसी के जोर से गेट पर लात मारने की आवाज आती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि गेट टूटकर खुलता है और सीधे एक कैदी पर जाकर गिरता है। अल्फा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके चेहरे को अपने पैरों तले बेरहमी से कुचल देता है। इस बीच जिस अधिकारी को उन लोगों ने बांधा था, अल्फा उसे भी चाकू से कई बार गोद कर मार डालता है। जो बच जाते हैं वे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं और जो भाग नहीं पाते वे सीधे अल्फा की क्रूरता का शिकार होते हैं। इस दौरान डॉक्टर हमारे साथ बेसमेंट में पहुंच चुका है। वहां मैं अल्फा की निगरानी करने वाले सभी गार्ड्स की लाशें देखता हूं, जिनके चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है।
लाशों की हालत देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ का कत्लेआम कितना खौफनाक रहा होगा। डॉक्टर देखता है कि उसकी फर्स्ट एड किट वहीं पड़ी है और वह तुरंत एक कैदी के पैर में टांके लगाने लगता है। मैं भी घायल था, लेकिन मैं अपने घाव छिपा लेता हूँ। तभी डीएन को एक गुप्त फाइल मिलती है जिसमें साल 1930 के सैनिकों का जिक्र है। जैसे ही वह पन्ने पलटती है कि उसे एक तस्वीर मिलती है और डीएन तुरंत पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने सबको मारा है। फाइल से पता चलता है कि अल्फा का जन्म साल 1980 में हुआ था, जिसका मतलब है कि ये आदमी लगभग 10 सालों से जिंदा है। आगे लिखा है कि साल 1963 में उसे जबरदस्ती जापानी सेना के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया था। उस युद्ध में उसका एक हाथ कट गया था और जब वह जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसे कैद कर लिया और उस पर अजीब प्रयोग किए। डॉक्टर जैसे ही आगे पढ़ता है कि पता चलता है कि इन प्रयोगों ने इंसानों को बेहद हिंसक बना दिया था और उनकी ताकत एक आम इंसान की तुलना में लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। जापानी इन सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में करना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। इसके बाद हमें साल 1934 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम अल्फा को देखते हैं जिसके शरीर को डॉक्टरों ने इतनी बुरी तरह काटा था कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। जैसे ही ऑपरेशन पूरा होता है कि जापानी कमांडर और उसकी टीम ने अपने काम की तारीफ करते हुए तालियां बजाईं, लेकिन उन तालियों की आवाज से अल्फा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे पहले कि वे उसे काबू कर पाते कि अल्फा उठ गया और वहां मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने एक राक्षस बना दिया था। अल्फा एक ऐसी मशीन था जिसकी लगाम इतनी नहीं थी। एक आज लगाम किसी के हाथ में नहीं थी। एक डॉक्टर ने खुद को अंदर बंद कर लिया, यह सोचकर कि वह बच गया है। अल्फा ने बिना आंखों के सीधे उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद इस जहाज पर कैसे आया, यह अपने आप में एक रहस्य था। दूसरी तरफ सियोक महिला कैदियों के सेल में पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ लाशें मिलती हैं। एक को इस तरह से मारा गया था कि बेचारी औरत न तो भाग सकती थी और न ही अपना बचाव कर सकती थी। इस बीच बचे हुए लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए एक लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट बस नीचे ही जा रही होती है कि अल्फा उस पर कूद जाता है और उसका केबल काट देता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। उसके बाद वह लोहे को ऐसे फाड़ता है जैसे वह कागज हो। वह एक व्यक्ति को पकड़कर ऊपर खींचता है और उसे चीरना शुरू कर देता है। सियोक वहां देर से पहुंचता है। वह पहले महिला कैदी को लिफ्ट से बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन दूसरे कैदी की जान बचाना इतना आसान नहीं है। वह कैदी भी यह बात समझता है, इसलिए वह उन दोनों को बचाने के लिए अल्फा को पकड़ रखता है। जल्द ही लिफ्ट टूट जाती है और दोनों सीधे कई फीट नीचे गिर जाते हैं। धमाका इतना जोरदार होता है कि उसकी आवाज बेसमेंट तक सुनाई देती है। जब सियोक नीचे देखता है तो वह अभी भी जिंदा है। उसी समय वोंग अपने आदमियों के साथ जहाज पर पहुंच चुका है और उतरने से पहले उसके आदमी खुद को सुपर सोल्जर्स का इंजेक्शन लगाते हैं, जो उन्हें कुछ समय के लिए जबरदस्त ताकत दे देता है। यहाँ सियोक किसी तरह अल्फा से अपनी जान बचाते हुए रसोई घर तक पहुंच जाता है। वह अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और महिला कैदी को फ्रीजर के अंदर छिपने के लिए कहता है। कुछ समय बाद अल्फा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। सियोक उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली का कोई असर नहीं होता। अल्फा उसे उठाता है और पूरी रसोई में पटकता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी सियोक हार नहीं मानता। वो अल्फा के हाथ में चाकू घोंप देता है और जब उससे भी कुछ नहीं होता तो वो उसे अपने दांतों से काटना शुरू कर देता है। अल्फा उस पर बेरहमी से हमला करता रहता है, लेकिन सियोक तब तक पीछे नहीं हटता जब तक कि वह अल्फा का हाथ पूरी तरह से काट नहीं देता। सियोक की आंखों में मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन अंत में अल्फा उसे जोर से लात मारता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मर जाता है। उसी पल फ्रीजर के अंदर छिपी महिला कैदी से एक हल्की सी आवाज आती है, जिसे अल्फा सुन लेता है। डर के मारे वो लाशों के बीच मरने का नाटक करने लगती है। अल्फा अंदर आता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाता, क्योंकि वह अपने शिकार को शरीर की गर्मी से पहचानता है और फ्रीजर के अंदर इतनी ठंड है कि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। वह इतना करीब आ जाता है कि उसकी सांसें महिला के चेहरे को छू जाती हैं, लेकिन तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और अल्फा का ध्यान भटक जाता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वोंग जहाज के अंदर घुसता है और हर जगह बिखरी लाशों को देखकर समझ जाता है कि स्थिति कितनी बुरी तरह बिगड़ चुकी है। उसके सैनिक जहाज का हर कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, महिला कैदी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उनके पास भागती हुई आती है और कहती है
कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वो आ जाएगा। लेकिन वोंग एक पल के लिए भी बिना सोचे उसे वहीं गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कि डीएन और डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं और अपने सामने लाश देखकर वे समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें बचाने नहीं आए हैं। डीएन तुरंत चिल्लाती है, अपने हथियार नीचे रखो और आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन वोंग निडर होकर उसे भी गोली मार देता है और यह साफ हो जाता है कि वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। वोंग बस अपने सैनिकों को बचे हुए लोगों को मारने का इशारा करने ही वाला होता है कि मैं सुपर स्पीड से आगे बढ़ता हूँ और उन्हें रोक देता हूँ। यह देखकर कि वोंग हैरान रह जाता है और सोचने लगता है यह कौन है। वह मेरे कपड़े फाड़ देता है और जैसे ही वह मेरी छाती पर वही निशान देखता है कि उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मैं जानबूझकर उन तक पहुंचने के लिए इस जहाज पर आया था। वोंग मुझे ध्यान से देखता है और अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि सालों पहले के दो गिरोहों की आपस में भिड़ंत हुई थी जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बेरहमी से मारते रहे थे। मैं भी मरने वालों में शामिल था। वोंग ने सभी लाशों को इकट्ठा करवाकर प्रयोगों के लिए भेज दिया था। सभी लाशों में से मैं अकेला था जिस पर उनकी दवा ने काम किया था। लेकिन जब कई घंटों तक मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उन्होंने मान लिया कि मैं मर चुका हूँ और आदेश दिया कि मुझे अन्य लाशों के साथ ठिकाने लगा दिया जाए। उसके बाद सभी को एक सुअर के फार्म में ले जाया गया और लाशों पर कुछ छिड़क दिया गया ताकि सुअर उन्हें अपना चारा समझे और खा जाएं। उसी पल मुझे होश आ गया। जैसे ही मैंने उन्हें मुझे मारने के बारे में बात करते सुना कि मैंने वहाँ मौजूद हर आदमी को मार डाला और उस जगह से भाग निकला। तभी मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं रहा। उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की कि किसी को मेरे बारे में पता न चले और मैं दुनिया से छिपकर रहने लगा। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जल्द ही कि वोंग ने मेरे परिवार को ढूंढ लिया और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला। शुरुआत से लेकर अब तक जो भी हुआ है वो सब मेरी योजना का हिस्सा था ताकि मैं अपने परिवार के हथियारों तक पहुंच सकूं और उनसे बदला ले सकूं। हमारी लड़ाई अभी चल ही रही थी कि अल्फा वहां आ जाता है। वोंग चिल्लाता है कि सिर्फ इसके सिर पर गोली मारो और उसके सैनिक गोलियों की बारिश करने लगते हैं। अल्फा किसी तरह खुद को बचाता है और एक एक करके सबको मारता रहता है। इस बीच के डॉक्टर और वे कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं खड़ा है। दोनों तुरंत अंदर घुसते हैं और पायलट के सुरक्षा पर उसे उड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एक पल भी सोचे बिना पायलट दोनों को गोली मार देता है और इसके साथ इस जहाज पर मौजूद सभी आम इंसान मर चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ मेटा ह्यूमन सुपर पावर्स वाले इंसान हैं अंदर। अल्फा सीधे वोंग पर हमला करता है लेकिन वह दूसरों की तरह कोई आसान शिकार नहीं है। अल्फा से लड़ते हुए वोंग कहता है, तुम बहुत महंगे हो, काश मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी जगह कोई और मिल गया है। इसके बाद कि वोंग पूरी ताकत से अल्फा पर हमला करता है और बेरहमी का गला रेत कर उसे खत्म कर देता है। अब पूरे जहाज पर सिर्फ वोंग और मैं बचे हैं। हम दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ताकत के मामले में हम दोनों बराबर हैं, लेकिन वोंग के पास सैन्य अनुभव है जो उसे मुझसे आगे रखता है। मुझे मारने से पहले वोंग ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था तुम्हें मारते हुए। कि मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मैंने उसे मारा था। यह सुनकर मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। मैं वोंग पर हमला करता हूँ और उसे कई बार चाकू घोंपता हूँ। फिर उसे इतनी जोर से लात मारता हूँ कि वह रेलिंग तोड़ता हुआ सीधे समुद्र में जा गिरता है। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकता, मैं भी उसके पीछे समुद्र में कूद जाता हूँ और उसे तब तक मारता रहता हूँ जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। इस काली रात के बाद जब अगली सुबह सूरज उगता है तो जहाज पर हुआ यह भयानक कत्लेआम एक नेशनल हेडलाइन राष्ट्रीय खबर बन चुका है। इस बीच हम वोंग के बॉस को देखते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से अपने नई टेस्ट सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है का नई टेस्ट सब्जेक्ट निरीक्षण करने वहां पहुंचता है। वैज्ञानिक डरते हुए उसे बताता है कि इतना दबाव खतरनाक साबित हो सकता है और इस स्थिति में काम करना असंभव है। लेकिन बॉस शांति से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है और वे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। इसके बाद कि वो एक बंद सेल में जाता है जहां एक बच्चे को कैद करके रखा गया है और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। उस दिन वोंग ने मेरे बेटे को नहीं मारा था क्योंकि उसके पास भी मेरी तरह जन्म से ही सुपर पावर थी, इसलिए उसे मारने के बजाय जिंदा रखा गया और कैद में पाला गया। जबकि पूरी जिंदगी मैं यही मानता रहा कि मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अंत में
हम देखते हैं कि समुद्र की तेज लहरें मुझे एक सुनसान तट पर ले आती हैं। चारों ओर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मैं कोरिया पहुंच गया हूं। इसके साथ ही कहानी यहीं खत्म होती है। अगर मेरी जगह आप पर ऐसे एक खतरनाक प्रयोग किए जाते और आपको भी ऐसी शक्तियां मिल जाती तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।